लेकर के जाती हैं। अब ये चाहे भारत के संदर्भ में हो या दूसरे देशों के संदर्भ में हो, ये हम कह सकते हैं कि इन नदियों के द्वारा यह जो प्लास्टिक जाते हैं वह प्लास्टिक का ऊपर में तैरते हैं मोस्टली, लो डेंसिटी प्लास्टिक होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन ज्यादा होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन LDPE ज्यादा होता है। तो लो डेंसिटी का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ से निकला हुआ है, तो इसका मतलब यह मुख्य रूप से कहाँ होगा, ऊपर की ओर तैरेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होगी, पानी से हल्का होगा तो ऊपर की ओर तैरेगा, वो पानी के ऊपर ऊपर तैरेगा। अब तैर करके जब एक दूसरे से दूसरे देश में प्रवेश करेगा तो कई सारी आक्रामक प्रजातियां इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेजन करने वाला, आक्रमण करने वाला इन्वेसिव स्पीसीज एक देश से दूसरे देश तक इसको वाहन बना करके, किसको, इस प्लास्टिक कचरे को वाहन बना करके समुद्र के रास्ते से एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुंच जाते हैं। चूंकि यहां पर यह समस्या इसलिए आ रही है जो यह बहुत दिनों तक टिका रहता है, बहुत दिनों की ये कचरा तक, हजारों सालों तक यह समुद्र में अविखंडित रूप से पड़ा रह जाता है, अविखंडित रूप से समुद्र में पड़ा, इसका विखंडन नहीं होता, डिग्रेडेशन नहीं होता। परिणाम क्या होता है, जो यह इस काम के लिए कभी न कभी यह काम ये आसानी से कर लेता है। यानी इन्वेसिव स्पीसीज को इन्वेसिव स्पीसीज कब कहलाता है, फिर वी कॉल एनी स्पीसीज इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज कब कहलाता है, कब का किसी प्रजाति को आक्रामक प्रजाति कब कहेंगे, कब कहेंगे आक्रामक प्रजाति, दिस इज सिंपल कांसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। हाँ, जब उससे छोटा प्रजाति को दबा देगा, दूसरे आवास क्षेत्र में जाकर के, दूसरे क्षेत्र में जाकर के वह वहां का डोमिनेंट प्रजाति हो जाएगी। आक्रांता, पुराने समय में आक्रांता क्या करते थे, ठीक दृष्टि से भी वही बात उठाओ, जो हम कहते हैं कि भारत में आक्रांता आए, आक्रांता चाहे वो चंगेज खां हो या जो भी हो, बाहर से आए, तो उसने क्या किया, भारत के संसाधनों को अपने ऊपर अपना कब्जा में ले लिया, भारत को अपने कब्जे में लिया, यही किया ना, जो बाहर से आने वाले जो आक्रामक प्रजातियां थी। ठीक उसी तरह यह प्रजातियां जीव जंतुओं की प्रजातियां, वह मानव प्रजाति के संदर्भ में था, यह जीव जंतु की प्रजाति है जो बाहर से आकर के भारतीय वातावरण या अन्य देश के वातावरण में वेल एडेप्टेड हो जाता है और वहां के स्थानीय प्रजातियों को दबा देता है, बढ़ने नहीं देता है, विकास नहीं होने देता। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था, जलकुंभी का एग्जाम्पल हमने दिया था, हाइसिंथ का एग्जाम्पल, गाजर घास का एग्जाम्पल, ये सब इन्वेसिव प्रजातियां हैं जो भारत में आई है। तो ये इन्वेसिव प्रजातियों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, इवन समुद्रों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक, समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं ये प्लास्टिक अवशिष्ट। ये प्लास्टिक अवशिष्ट 0.7 लाख टन प्रति वर्ष है कि प्रति वर्ष। अब ये कह सकते हैं इसके कारण पारिस्थितिक संकट होता है। कहां पर, जिस देश में यह पहुंचती है उस देश में यह पारिस्थितिक संकट का कारण बनता है, पारिस्थितिक संकट का कारण बनेगा यह इन्वेसिव प्रजातियां, क्योंकि स्थानीय प्रजातियों को फलने फूलने बढ़ने नहीं देगा, दबा देगा। वीड्स के रूप में यह फसलों के लिए कई बार वीड्स के रूप में, यदि प्लांट की ये प्रजातियां हैं तो प्लांट की प्रजातियां वीड्स के रूप में जानी जाती हैं, बहुत आक्रामक वीड्स होती हैं, खरपतवार के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। कई आक्रामक प्रजातियां जैसे गाजर घास का हमने एग्जाम्पल दिया, यह गेहूं के उत्पादन को सीवियरली प्रभावित करता है, बहुत तेजी से होता है।
मेक्सिको से जब आया था, मेक्सिको और हाँ नहीं फिलीपींस से गेहूँ खाया था। भारत में उन्नत प्रजाति की व्यवहित क्रांति से पूर्व आया था, तो उसी के साथ ही यहाँ आया था। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसी देशों से जब आया था, उसी समय ये गाय रखा भारत में आ गया और वो इतना अडेप्टेड हो गया यहाँ के स्थानीय प्रजाति को, गेहूँ जैसे को आगे फलने फूलने लगे। चलिए ठीक है, अगला क्या है? अगला क्या है? शहरी जल जमाव या शहरी जल जमाव, ये तो सिंपल चीज है। शहरी क्षेत्रों में जल जमाव या बाढ़ का कारण बनती है। जल जमाव, वाटर लॉगिंग तथा बाढ़ का कारण बनता है। बाढ़ का कारण बनता है क्योंकि प्लास्टिक लीटर के रूप में, हल्के प्लास्टिक लीटर के रूप में जहां कहां मौजूद होते हैं, भारी वर्षा होने के कारण यह वर्षा के जल के साथ नालियों को, शहर के सीवर सिस्टम को, सीवरेज को, नाली जाम का कारण, प्रमुख कारण है। शहरों में नाली जाम होने का, जल निकासी मार्ग जाम होने का प्रमुख कारण है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम जाम होने का प्रमुख कारण है प्लास्टिक अपशिष्ट, खास करके पॉलीथीन जैसा। सुंदर एग्जाम्पल पटना। पटना का तो 2019 में जल जमाव पटना शहर की समस्या का एक प्रमुख कारण था जल निकासी अर्थात ड्रेनेज सिस्टम का अवरुद्ध होना। मार्ग उसके बंद थे, फ्लो नहीं हो रहा था, पानी नहीं निकल रहा था। वर्षा तेजी से हो रही थी, यही मौसम है, अगस्त का ही महीना है। हाँ अगस्त, हाँ ये अगस्त वो तो लंबा चल गया था, 20-25 दिन तक चला। तो यही था जो यहाँ पर यह पटना का जो 2018 का पटना शहर का जो शहरी क्षेत्र के जल जमाव या बाढ़ का कारण यह बनता है। सुंदर एग्जाम्पल है पटना शहर का 2019 का जल जमाव। इस तरह की समस्याएं सभी शहरों में आती है, सभी भारतीय शहरों में आती है। और एक बताया था हमने, वह था संक्रामक रोग। हमने एक और समस्या बताई थी, संक्रामक रोग, क्योंकि लीटर के रूप में संक्रामक रोग का कारण बनता है यह जल जमाव। क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं है, लंबे समय तक बने रहते हैं भूमि पर, सतह पर लंबे समय तक बने रहने के कारण जब पानी वर्षा होती है तो वर्षा का जल वहां पर इकट्ठा हो जाता है, उसको सीपेज होकर के नीचे नहीं जाने देगा। नहीं जाने देने के कारण वह जब इकट्ठा रहेगा तो उस इकट्ठा हुए जल में कई सारे मच्छर तथा कीड़े पलते हैं। अनुकूल जगह होता है, मच्छरों जैसे जीवों के लिए, प्रजनन के लिए अनुकूल जगह, पलने बढ़ने के लिए अनुकूल जगह वह पॉलीथीन में या प्लास्टिक के टुकड़े में जमा हुआ पानी बन जाता है। इसके कारण ही भारत में डेंगू, मलेरिया, कालाजार जैसे रोग होते हैं। डेंगू, मलेरिया, कालाजार जैसे रोग होते हैं।
अब हमने देख लिया इसकी समस्याओं को, हमने समस्याओं को देख लिया। जो प्लास्टिक अपशिष्ट समस्याएं क्यों होती हैं, क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया गया, क्यों 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके सभी ये कारण उसके कारण बने। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में ये दिखाई, ये सब समस्या क्रिएट होते हैं, इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया। प्लास्टिक में भी ये बात कह सकते हैं, और सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में आएगा तब भी यही बात आप लिखेंगे, अब यही बात कहें। अब देखते हैं हम इसका समाधान। एक समाधान तो हुआ, कुछ प्लास्टिक थे जिन पर सरकार ने क्या कर दी, रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दी। क्या प्लास्टिक जैसे उपयोगी पदार्थ को पूर्ण प्रतिबंध लगाना आज के डेट में संभव नहीं लगता। भले सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इस पर पूर्ण सभी प्रकार के प्लास्टिक पर यह प्रतिबंध लगाना संभव नहीं, आज के तिथि में संभव नहीं दिखता है। भविष्य में हो जाए, लेकिन आज के तिथि में यह नहीं कर सकता। विकल्प ढूंढ लिया जाएगा तब हो सकता है। लेकिन आज के तिथि में ऐसा सशक्त विकल्प नहीं मौजूद है जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और जिसकी वेरिएबिलिटी विभिन्न प्रकार के सामान बनाने के योग्य हो। इस प्रकार का मटेरियल के विकल्प के अभाव में आज लाइफ का इंडिपेंडेंट पार्ट बन गया है प्लास्टिक। भले सरकार ने कुछ पर्यावरणीय तथा इन समस्याओं के कारण सरकार ने कुछ प्रकार के विशेष प्लास्टिक को प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सभी प्लास्टिक का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके बदले तो कुछ किया जा सकता है, क्योंकि वो भी प्लास्टिक ऐसे ही हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो खत्म तो होंगे नहीं, चाहे एकल उपयोग हो या बार बार उपयोग होने वाला हो। उनका अपघटन होता नहीं है जल्दी, अपघटन होता भी है तो हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो अविघटनीय होने के कारण इसका कुछ न कुछ तो उपाय होगा, कुछ न कुछ तो उपाय करेंगे। हमने किसी खास प्रकार का था जो हम एक बार उपयोग करके फेंक देते थे सिंगल यूज को, उस पर हमने रोक लगाई। लेकिन जिन प्लास्टिक का बार बार उपयोग किया जा सकता है उस प्लास्टिक को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते। उसका दूसरा विकल्प है, उसका क्या करेंगे, पुनर्चक्रण करेंगे। प्लास्टिक का एक सशक्त विकल्प है, इसका एक प्रतिबंध नहीं लगाने, यानी उन्हीं प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है जिनका रिसाइकल किया जा सकता है, जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो इसका पुनर्चक्रण क्या है, अब हम लोग अगले टॉपिक के रूप में, इसका सब टॉपिक है पुनर्चक्रण। बोले 4R पे फोकस करेंगे अब। 4R, हाँ, 4R के तरफ हम